तो अब हम लोग तो आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, ईएम वेव्स। क्या शुरू करेंगे? ईएम वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो बेटा, इसमें दो पार्ट है। एक तो पार्ट है आपका उसको क्या बोलते हैं कि आपका ईएम वेव्स की इक्वेशन कैसे आई, ठीक है। उसको मैं आज खत्म नहीं करूंगा, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में खत्म करूंगा, ठीक है। एक है इक्वेशन से हम के साथ हमारे पास क्या क्या इक्वेशन आने के बाद हम लोग को क्या क्या रिजल्ट्स याद करने, डायरेक्टली क्या क्या रिजल्ट्स याद करने, जिससे हमारा ईएम वेव्स के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमारे बन जाए। एक ही क्वेश्चन छूटेगा, बाकी सारे बन जाएंगे, जो मैं रिजल्ट बता रहा हूं उसको याद करके, ठीक है। देखिए क्या होता है कि मान लेते हैं आपकी लाइट जो है, लाइट ईएम वेव से बेसिकली है ना, पता है ना। ईएम वेव्स में और क्या क्या आता है? एक्सरेज आते हैं, और क्या आता है? गामा रे आता है, और क्या आता है? अल्ट्रावायलेट आता है, और क्या आता है? इंफ्रारेड आता है, और क्या आता है? और तो सर क्या आता है बताओ? रेडियो वेव्स। रेडियो वेव से पहले भी कुछ होता है ना, माइक्रोवेव, है ना। माइक्रोवेव होता है, रेडियो नहीं पता क्या? 7 है, ऊपर 3 नीचे 3। ऊपर कौन से 3? गामा, एक्स और अल्ट्रावायलेट। नीचे कौन से? इंफ्रारेड और उसके नीचे माइक्रोवेव्स और सबसे नीचे रेडियो वेव, बीच में विजिबल है, ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं ओके। सर। अब देखिए क्या है इस डायग्राम में, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं। मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको कि मान लेते हैं ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, जो ब्लैक एरो मैंने बना रखा है ना, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ठीक है। इसको मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया। इसके दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन लिए मैंने, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। पहले तो मुझे बताओ ये जो मैंने एक्सिस बनाई है ये सही है कि गलत है? सही है सर। सही है सर। सही है। कैसे? y क्रॉस z x आ रहा है, x क्रॉस y z आ रहा है, z क्रॉस x y आ रहा है ना। राइट हैंड रूल फॉलो कर रहा है तीनों, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम सही है। ओके, अब क्या होगा? मैंने बोला लेट से आपका रे जो है वो इस डायरेक्शन जा रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं कैसे वेव्स होते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। कैसे वेव्स होते हैं बेटा? ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं, ठीक है। ये आपका जो रेड कलर से मैंने बनाया है ये क्या है? ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बेटा। ये जो मैक्सिमम ई है इसकी वैल्यू है ई नॉट, ठीक है। क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। किस डायरेक्शन में है ये? वाई डायरेक्शन में है, तो जे कैप लिख देना चाहिए, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर करके इसके आगे जे कैप लिख दे रहा हूं, ठीक है बेटा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रही बात? यहां पर वेलोसिटी ऑफ वेव कितना है? c है। वेलोसिटी ऑफ वेव कितना है? c, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर। दैट इज इक्वल टू कितना होता है? ओमेगा बाय के होता है ना। तो k इज इक्वल टू बेसिकली ओमेगा बाय c है, ठीक है बेटा। ऐसे भी तो लिख सकते थे, ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स बाय सी लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? वाई डायरेक्शन में मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और z डायरेक्शन में आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। कौन सा फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपका कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए 3D डायग्राम है, हो सकता है कुछ लोगों को देखने में दिक्कत हो, बट कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा z डायरेक्शन में है या माइनस z डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा y डायरेक्शन में या माइनस y डायरेक्शन में है। इस तरीके का फील्ड बना है, ठीक है। कोई दिक्कत है? अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखना चाहोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला आएगा बी वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? यहां ध्यान दीजिएगा बेटा, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, दे आर इन सेम फेज। सेम फेज में है या नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड? दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। दोनों सेम फेज में, लेकिन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है। एक और बात जो देखने लायक है वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज सेम एज ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बी क्रॉस ई कर दोगे तो नहीं मिलेगा, ई क्रॉस बी से आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मिलेगा। समझ में आई बात? यस। पक्का? ध्यान दीजिएगा बेटा, ये एक ही पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड और एक ही पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह पे बता रहे हैं, सारे एक ही लाइन पे हैं। यहां पर के बारे क्या हो रहा है इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम इसमें। समझ में आया? इस जगह पे क्या हो रहा है इसके बारे में बात नहीं हो रही है। ये जो लाइंस हैं वो इस ब्लैक लाइन के पोजीशंस पे, अलग अलग पोजीशंस पे, अलग अलग पॉइंट्स पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड और कितना मैग्नेटिक फील्ड इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये ब्लू लाइंस और रेड लाइन। समझ में आया? ये यहां वाले पॉइंट्स के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है बेटा? यस। ये सिर्फ एक रे की चर्चा हो रही है, ब्लैक रे की, जो जिसको मैंने डीप कलर से बनाया है। ठीक है, ये डायग्राम बन जाएगा आप लोगों से। काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लो और इतनी एरोज मत बनाना, सिर्फ इन इसके टिप्स को जोड़ते हुए लाइंस ड्रॉ कर लेना, ठीक है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड का और इधर मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा वो तो। यस। हाँ सर। ओके, तो ये हमारा एकदम बेसिक सा कुछ कुछ शुरू हुआ। यहां पर बी नॉट क्या है, बेसिकली पीक मैग्नेटिक फील्ड, तो दैट इज बेसिकली ये वाला, दिस इज योर बी नॉट, है ना? ठीक है बेटा? यस। ओके, अब देखो, अरे कुछ रिलेशंस हैं हमारे इन ई नॉट बी नॉट में और भी। सबसे पहला रिलेशन तो ये होता है कि आपका जो ई नॉट है ये सी बी नॉट के बराबर आता है। देखो, जब नेक्स्ट क्लास में मैं डिराइव कराऊंगा तो मैं ये इक्वेशन और ये इक्वेशन डिराइव नहीं कराऊंगा, बल्कि मैं इन दोनों इक्वेशंस को एज्यूम करके ये चीज डिराइव कराऊंगा, ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट। ठीक है? हाँ सर। समझ में आई बात? दूसरी चीज जो है वो ये है कि बी नॉट इज इक्वल टू, ऑब्वियसली ई नॉट बाय सी होगा ना, हाँ है ना?
तो बी नॉट जो है वो आता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट, ये आता है। ये हम लोग ये दो इक्वेशंस हम लोग डिराइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में, डेरिवेशन लेटर। ठीक है, ये दो इक्वेशन हम लोग बाद में डिराइव करेंगे, अभी बस यही लेके काम चला लेते हैं। ठीक है, यही दो डेरिवेशन, ये दो डेरिवेशन करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर ये दो चीजें, ये दोनों इक्वेशन हम लोग डिराइव कर लेते हैं बाय अज्यूमिंग दिस इक्वेशन, दीज टू इक्वेशंस। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. तो ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट और म्यू नॉट बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट, ये दो इक्वेशंस है हमारे पास। जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया, कंपेयरिंग द टू, आपको क्या मिलेगा मालूम है? आपको मिलेगा c इज इक्वल टू या c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये आपको मिलेगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए तो म्यू नॉट बाय 4 पाई कितना होता था? क्या ये 10 टू पावर -7 होता था कि नहीं? हाँ सर। 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट कितना होता था? 9 इंटू 10 टू पावर 9 होता था कि नहीं? हाँ सर। दिस इंप्लाइज, क्या मैं 4 पाई, अच्छा तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बोल के अगर मैं इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूं इक्वेशन 1 से, तो मुझे क्या मिलेगा? 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 16 आएगा कि नहीं आएगा? है ना, यही आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है बेटा, हाँ या ना? हाँ सर। अब देखो, दिखने में आप लोगों को रियलाइज नहीं होगा हुआ है अभी तक कि क्या चल रहा है, पर मैंने आपको बताया ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में डिराइव करूंगा, तो मतलब मैं ये इक्वेशन डिराइव कर रहा हूं, मैं यहां से नहीं ला रहा हूं, यहां से मैं बस इस कैलकुलेशन करके सी की वैल्यू निकाल रहा हूं। राइट, हाँ या ना? मतलब हाँ क्या सर। है, आप सोचिए जरा, यहां पर समझिए एक चीज को। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, दे वर नथिंग बट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, राइट? हाँ या ना? हाँ सर। ये दोनों कुछ नहीं है सिवाय प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के। सो फर्स्ट थिंग कि ये कांस्टेंट है, सेकंड थिंग कि इनकी कोई औकात नहीं है फिजिक्स में, सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और कुछ नहीं है। पर अब इनकी औकात बढ़ गई, क्योंकि ये दो कांस्टेंट इतने इंपॉर्टेंट कांस्टेंट हैं कि ये दोनों मिलके लाइट की वेलोसिटी को डिटरमाइन कर रहे हैं। आया ना? Yes, sir. ये दोनों सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट थी, इनकी कोई वैल्यू नहीं थी। सिर्फ जब हम क्वेश्चन सॉल्व, हमारी मतलब बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो हमारे यूनिट्स पे डिपेंड करता है ना, हाँ या ना? यार मैं यूनिट चेंज कर दूंगा तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। है ना? लेकिन यहां पर मुझे कंसिस्टेंसी मिली कि मेरी ये जो दो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं सही यूनिट सिस्टम लूं, अगर मैं सिस्टम सही लूं यूनिट्स का, भले उसका मैं भले कोई भी यूनिट ले लूं, बस सिस्टम सही लूं, तो मेरा लाइट की वेलोसिटी ये दोनों प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिलके डिसाइड कर लेंगे, हाँ या ना? तो Yes. इनकी औकात बहुत बढ़ गई है अब। ठीक है, तो ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट्स हो गए। और इससे भी ज्यादा बड़ी औकात इनकी क्यों बढ़ी? क्योंकि
इन्होंने बोला कि देखो भाई मैं भी म्यू नॉट ने बोला मैं भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट ने बोला मैं भी कांस्टेंट, और हम दोनों ने मिलकर लाइट की वेलोसिटी डिसाइड कर ली, मतलब लाइट की वेलोसिटी भी कांस्टेंट। हाँ या ना? हाँ सर। मतलब क्या हुआ, लाइट की वेलोसिटी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, सुनने में तो समझ में भी नहीं आया आपको, आप लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा कि मैंने बोला क्या। मैंने बोला देखो भैया, लेट से हमारे पास एक ठो कार है, कार नहीं है, सुपर कार है। इसके आगे लगा है लैंप जिससे निकलती है लाइट। लाइट कितनी वेलोसिटी से जाती है? सी से जाती है ना? और मेरी जो सुपर कार है वो जा रही है लेट से c/2 वेलोसिटी से, बहुत ही तेज चलने वाली गाड़ी है, c/2 वेलोसिटी से ये कार जा रही है। तो आप मुझे बताइए, कार का जो ड्राइवर है उस ड्राइवर को इस लाइट की वेलोसिटी कितनी नजर आएगी? बताइए जरा। c/2। सी ही होगा। ड्राइवर के अकॉर्डिंग भी लाइट की वेलोसिटी सी ही है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि c इज इक्वल टू, इसके लिए लाइट आई है, c इज इक्वल टू 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दोनों कांस्टेंट है इसलिए c रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। बहुत ज्यादा काउंटर इंट्यूटिव है ये, समझ में भी नहीं आता क्या बकवास चल रही है। और आइंस्टीन ने इसी बकवास पे पूरी पूरी थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, समझ में आया? यस यस सर। तो इससे ज्यादा इसके बारे में अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। बट वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। ये आज की डेट में साइंस से ज्यादा जनरल नॉलेज है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, बढ़ते हैं भाई। नाउ इमेजिन कि हमारे पास एक बीम ऑफ लाइट है, इसमें क्या क्या जा रहा है? बीम ऑफ लाइट इधर जा रही है वेलोसिटी सी से, सर्कुलर बीम बनाया मैंने। इसमें आप अगर देखें तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है ना? इधर आपका लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर आपका लेट से मैग्नेटिक फील्ड है। ई क्रॉस बी सी का डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? देखो, सही है ना? हाँ सर। ओके तो जब लाइट जाती है, वेव है, तो ये जो लाइट है इसको ये साथ में एनर्जी कैरी करेगी कि नहीं करेगी? वेव है ना, एनर्जी कैरी करेगी। तो हमें बताना है इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो इंटेंसिटी के लिए हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे, हम पहले बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी की। ठीक है, U बाय V, लेट से एनर्जी डेंसिटी U बाय V है, तो इंटेंसिटी I कितना हो जाएगा? इंटेंसिटी I हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना? दैट इज इक्वल टू एनर्जी इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू लेंथ इंटू टाइम, दैट इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट। होगा कि नहीं होगा? सॉरी, मैं ई नहीं बोलना चाह रहा हूं, ये हर जगह ई की जगह आप यू लिखोगे, है ना? यही होगा कि नहीं होगा?
तो बेसिकली अगर मुझे एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी तो मैं आराम से इंटेंसिटी निकाल पाऊंगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो मैं अब एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहता हूं। एनर्जी डेंसिटी में क्या है ना बेटा, दो फैक्टर में इन इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी और इन मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी एनर्जी डेंसिटी होगी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी डेंसिटी होगी U by V इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई छोड़ दो, है ना। और U बाय V इन मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, हाँ या ना? यस सर। मैं एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड दोनों मैंने यहां पर लिख दिया है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है? नो बोल दो। सर। ओके, तो एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया। अब मैंने बोला यार ये तो टाइम के साथ वेरी करता रहेगा, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड का एवरेज कितना हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर का एवरेज 1/2। तो 1/4 हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना? हुआ कि नहीं हाँ सर। हुआ? ठीक है, तो अपने पास एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी का एवरेज वैल्यू भी आ गया। सिमिलरली एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड का एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, बी नॉट स्क्वायर बाय 2 नहीं 4 म्यू नॉट, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड का एवरेज, ठीक है। कोई दिक्कत है? ओके, अब देखो हमें मालूम है कि E नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट और B नॉट इज इक्वल टू 1/c E नॉट, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट E नॉट, हाँ या ना? दिस इंप्लाइज B नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, हाँ या ना? हाँ सर। So this implies B naught square by 2 mu naught is equal to half epsilon naught E naught square. Clear है? That means energy density in electric field is equal to
एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, हाँ या ना, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। Yes. तो मैं बोल रहा हूं कि आपका जो टोटल एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? टोटल एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, that is equal to 2 times energy density in electric field, that is also equals to 2 times energy density in magnetic field, हाँ या ना? हाँ सर। तो इसलिए मैं इसको 1/2 हटाकर सीधे ये लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? इसको मैं बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स भी लिख सकता हूं, हाँ या ना? हाँ सर। तो क्या अब मैं एक काम और कर सकता हूं कि एनर्जी डेंसिटी टोटल का जो एवरेज वैल्यू आएगा, क्या मैं उसको हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या फिर बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता इन दोनों से, हाँ या ना? बोल सकता हूं ना? हाँ सर। तो इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, ये क्या हो गया, कौन सा पेन आ गया मेरे हाथ में? बोल सकता हूं कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी, हाँ या ना? बेसिकली u by v into c. This is also equal to b naught square by 2 mu naught into c. क्लियर है एकदम? क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। क्योंकि हमने लास्ट पेज पे लिखी थी कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इनटू सी, हाँ या ना? पढ़ा था ना? हाँ सर। तो वही चीज यहां यूज करी, एनर्जी डेंसिटी निकाल ली, उससे अपन लोगों ने एवरेज इंटेंसिटी लिख दी। ठीक है बेटा? यस सर। ओके। अब मैं एक बात और करूंगा, कॉपी हो गया ये? हाँ सर। ओके। ये जो अपनी इंटेंसिटी है वो कितनी आई है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, यही है ना? दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इंटू ई नॉट सी। ये बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? हाँ सर। सो दिस इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इंटू ई नॉट कितना होता है? सी बी नॉट होता है। बोल सकता हूं ये? हाँ या ना? बोलते जाओ। हाँ सर। तो ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज इंटेंसिटी को मैं हाफ, या ऐसे क्यों लिखूं, ई नॉट
बी नॉट बाय 2 म्यू नॉट बोल सकता हूं। Yes, sir. एक आखिरी टॉपिक बच गया है फिर, पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है बेटा? पॉइंटिंग वेक्टर इज नथिंग बट इंटेंसिटी वेक्टर, इंटेंसिटी विद डायरेक्शन। वैसे तो इसके लिए कोई खास नोटेशन आप लोगों के लेवल पे नहीं है, बट फिर भी मैं इसको आई वेक्टर से ही रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं इसलिए। तो आई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो यही है और डायरेक्शन कौन सा होगा, ई नॉट क्रॉस बी नॉट वाला होगा, हाँ है ना। तो ई नॉट वेक्टर क्रॉस बी नॉट वेक्टर बाय 2 म्यू नॉट। इंटेंसिटी वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट वेक्टर क्रॉस बी नॉट वेक्टर बाय 2 म्यू नॉट। ठीक है बेटा। दिस इज बेसिकली एवरेज इंटेंसिटी वेक्टर। ठीक है। Yes. एट सम इंस्टेंट अगर आपको सिर्फ डायरेक्शन के साथ उस इंस्टेंट पे इंटेंसिटी वेक्टर लिखना हो तो आई वेक्टर को आप लिख सकते हो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय म्यू नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत है इसमें? नहीं सर। तो देखो, आपका HC वर्मा का आप एक्सरसाइज कर सकते हो, सारा का सारा पूरा एक्सरसाइज कर सकते हो, एक्सेप्ट क्या, जब आपसे डिस्प्लेसमेंट करंट या फिर आपसे मैक्सवेल्स इक्वेशंस के बारे में बात की जाए। ठीक है, समझ में आई बात? मैक्सवेल इक्वेशन पे बेस्ड और डिस्प्लेसमेंट करंट पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ के आप बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 80% क्वेश्चन तो इसी में बनते हैं अलग अलग बुक्स में। पॉइंटिंग वेक्टर मैंने बता ही दिया। बेसिकली अगर देखा जाए तो आपको याद क्या क्या करना है इसमें तो बता देता हूं। कुछ खास ज्यादा चीज याद नहीं करनी है। याद करना है एक ये ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट। ठीक है, उसके बाद ये याद करना है। ठीक है बेटा, 3 चीजें। फिर आपको ये याद करना है इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू यू बाई वी इंटू सी, एनर्जी डेंसिटी इंटू सी। वैसे ही पता होना चाहिए किसी वेव की इंटेंसिटी यही होती है, एनर्जी डेंसिटी इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, फिर आप ये चीजें आप एक दो बार देख लेंगे, याद नहीं करने के लिए कह रहा हूं बट देख लेंगे तो ध्यान रहेगा। मेनली आपको फिर याद करना है ये कि एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में सेम होता है, और उसके बाद आपको ये रेड वाला याद करना है। ठीक है, और आखिरकार में पॉइंटिंग वेक्टर की ये 2 वैल्यू याद करनी है। ठीक है बेटा, कुल मिला के 6-7 चीजें ही हैं, 8-10 हो, उससे ज्यादा नहीं है। चैप्टर बहुत ही छोटा है। नेक्स्ट क्लास में इसका मेन पार्ट होगा, ये चीजें ये आया कहां से, ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट आया कहां से। जब हम वो पढ़ लेंगे फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैंने पहले ही वाला पार्ट इसलिए बता दिया क्योंकि एक तो आज टाइम थोड़ा कम था, दूसरा क्वेश्चंस भी आप लोग अब तुरंत सॉल्व करना, मतलब जो इजी क्वेश्चंस है उतने से बन जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। वैसे भी जो बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट है इस साल बोर्ड से हटा दिया गया है, जेई एडवांस में ऐसे भी ये सिलेबस में नहीं था। ठीक है, जेई मेन में भी नहीं आएगा, नीट में भी नहीं आएगा। फिर भी मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार पढ़ा दूंगा बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है बेटा, हाँ सर। चलो फिर आज के लिए क्लास ओवर है। नेक्स्ट क्लास में
फिर से मिलते हैं।